फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको डिजिटल मोड से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये आपकी एक टाइप की प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे हमारा कोई भी टॉपिक होता है तो उसके जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे वो सारे के सारे मैं आपको इन वीडियोस लेक्चर्स में कराती जाऊंगी। आज हम डिजिटल मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ साथ आपको पता लगेगा कि आपको कितना याद है। वैसे मैंने डिजिटल मोड्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक करना। वहाँ सारी क्लासेस करा रखी हैं मैंने, ठीक है। कुछ कैंडिडेट हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि आपने ये टॉपिक नहीं कराया, पेडागोजी ऑफ टीचिंग नहीं कराई। ये जितने भी क्लासेस हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है वो सारी की सारी पेडागोजी ऑफ टीचिंग में ही आती हैं। आपको उसमें और बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, यही पढ़ लेंगे और साथ साथ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा बकेट। जो स्वयं प्रभा बकेट है या स्वयं प्रभा चैनल का जो गुच्छा है उसमें कितने चैनल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ऑप्शंस दिए हैं, कहीं कहीं ऑप्शन अगर आपको 34 दिखता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 40 ऑप्शन नहीं है, 34 है, तब आपको 34 टिक करना है क्योंकि पहले इसमें 34 चैनल्स थे। लेकिन अब यहाँ पर न्यू चैनल्स कितने हैं, 40 हैं, तो आपको क्या टिक करना है, 40 टिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको न्यू वाले भी दिए गए हैं। तो अभी कितने चैनल्स हैं इसमें, 40 चैनल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और जितना भी हमने पहले पढ़ रखा है उसकी एक रिवीजन भी हो जाए। स्वयं प्रभा 40 चैनल्स का क्या है, एक समूह है जो 24 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक प्रोग्रामिंग प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो यहाँ पर जो स्वयं प्रभा है वो क्या करता है, हमें हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। शैक्षिक प्रोग्रामिंग प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसे प्रसारित करने के लिए GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपको कोई भी चैनल देखने को मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट के थ्रू चलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्वयं प्रभा कौन से सैटेलाइट के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो इसका सैटेलाइट का नाम है GSAT-15, ठीक है। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम इसके वेब पोर्टल की बात करते हैं, अब यहाँ पर जितने भी कोई ना कोई चैनल होगा, पोर्टल होगा, तो इसका कोई ना कोई रख रखाव करेगा। तो इस वेब पोर्टल का रख रखाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, INLIBNET, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इस वेब पोर्टल का रख रखाव किया जाता है। इसके बाद स्वयं प्रभा को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्लासेस आपकी ज़्यादा लेंथी नहीं रहेंगी, अराउंड ऑफ 8 to 10 मिनट की क्लास रहेंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा एक टाइप का। यहाँ पर मैंने लिखा है स्वयं प्रभा का सारस्वत किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये चैनल का ही नेम है। अभी आगे हम एक्सप्लेनेशन से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है सारस्वत किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है सामाजिक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, या फिर साहित्य से रिलेटेड है, गणित से, भौतिकी से, जीव विज्ञान से रिलेटेड है, या फिर व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और गृह विज्ञान से संबंधित है। NPTEL, IIT, UGC इसको क्या देते हैं, विषय वस्तु प्रदान करते हैं, यानी कि इसको कंटेंट प्रोवाइड कौन कराता है, कंटेंट प्रोवाइडर का काम कौन करते हैं, UGC करता है, IIT करता है, NPTEL करता है, ठीक है। तो ये इससे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जो भी इस पर एजुकेशन का कोई भी प्रोग्राम चलेगा तो वो जो मैटर होगा वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड होगा, NPTEL, IIT या UGC, ठीक है। अब यहाँ पर सारस्वत लिखा है, तो चैनल 4 जो है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, सारस्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू दिया गया है, स्वयं प्रभा में प्रत्येक दिन 24/7 नई विषय वस्तु होती है। या फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, स्वयं प्रभा में ऐसी विषय वस्तु है जो छात्रों को अपनी सुविधा का समय चयन करने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट हमारा करेक्ट है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ लिखा है A और 2 दोनों सत्य हैं, 1, 2 दोनों असत्य हैं, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, या फिर कथन 1 असत्य और 2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कथन 1 क्या है, सत्य है। स्वयं प्रभा में प्रत्येक दिन 24/7 क्या होती है, नई विषय वस्तु होती है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।
हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, जिसे दिन में 5 बार क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। लेकिन सामग्री कैसी होती है, नई होती है, जो दिन में कितनी बार रिपीट होती है, 5 बार रिपीट होती है, और कितने आवर्स के लिए, कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको बस आप सुनते जाएंगे ना, तब भी आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। यहाँ से इनको लिखने की नीड नहीं है, बस एक बार क्लास देख लेंगे तो भी आपके यहाँ से पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का अनुरक्षण मेंटेन्ड किसके द्वारा किया जाता है। और जो ये क्वेश्चन आंसर वाली जो पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी वहां पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है फोर्थ पर मैंने लिखा है, स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का अनुरक्षण या मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है। दूरदर्शन के द्वारा किया जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा किया जाता है, गूगल इंडिया ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है, या फिर इन्फ्लीबेंट सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लीबेंट सेंटर। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया भी था। तो इस वेब पोर्टल का रखरखाव का काम कौन करता है, इन्फ्लीबेंट सेंटर करता है। इसको लॉन्च कब किया गया था, जो ये स्वयं प्रभा हम पढ़ रहे हैं, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो ये 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। अब इसका हमें पूरा नाम भी पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, जिसे क्या कहा गया, स्वयं कहा गया। तो स्वयं का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो स्वयं बनाया गया। और ये क्या, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, पाठ्यक्रम के लिए एक एकीकृत मंच और क्या है, साथ साथ एक पोर्टल का काम करता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। स्वयं इस पोर्टल फॉर, जो स्वयं प्रभा है, ये पोर्टल किसके लिए है, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करता है, या इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, या जो हाई क्वालिटी की एजुकेशन है उसको, उसकी पहुंच बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हाई क्वालिटी की एजुकेशन पहुंच सके, या फिर टेलीकास्टिंग हाई, और या फिर इसका उद्देश्य टेलीकास्ट करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये इसके जो 2 मोटिव है, एक तो एक्सेस करना है, साथ साथ टेलीकास्ट करना है हाई एजुकेशन को कंटेंट फ्री चार्ज, बिना किसी चार्ज के। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, स्वयं प्रभा जब लॉन्च हुआ था उस टाइम ये लॉन्च किया गया था श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, उस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दीक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। दीक्षा का पूर्ण स्वरूप क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में दीक्षा और स्वयं प्रभा ही दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। दीक्षा का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो इसकी अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा क्या है, दीक्षा भारत में स्कूली शिक्षा के लिए क्या है, एक मंच है जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए डिजिटल और अंतःक्रियात्मक विषय वस्तु क्या करता है, प्रदान करता है। दीक्षा जो है वो शिक्षकों को डिजिटल कौशल और शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने के लिए संसाधन और प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो दीक्षा क्या है, टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है। ये शिक्षकों के कौशल, उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए, उनकी जो भी टीचिंग मेथड्स है उनको इंक्रीज करने के लिए एक मॉड्यूल क्या करता है, प्रदान करता है। तो आई होप आपको दीक्षा समझ में आया होगा। एक इंटरेक्टिव मेथड है ये स्कूली शिक्षा के लिए एक मंच है जो शिक्षक और छात्र के बीच में क्या करता है, एक अंतःक्रियात्मक विषय वस्तु प्रदान करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो कौन सा मंत्रालय है जो स्वयं प्रभा की देखरेख करता है, तो यहाँ पर केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंडर आता है। तो यही आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं जो इस मंत्री परिषद के सदस्य हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के भंडार के रूप में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो मूलभूत बेसिक जो लिटरेसी होती है और संख्यात्मक और हाई क्वालिटी वाले संसाधनों के भंडार के रूप में कौन सा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने प्रदान किया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दीक्षा हो जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी की ये पहल है। जब ये दीक्षा लॉन्च किया गया था उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी थे। इसे 2017 में इन्होंने लॉन्च किया था। ये शिक्षकों की सहायता के लिए और साथ साथ छात्र और शिक्षकों के बीच मौजूद किसी भी भाषाई बाधा को पाटने में मदद करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दीक्षा क्या है। दीक्षा यहाँ पर बस मैंने इसका मीनिंग ही लिख दिया है, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो भारत सरकार की क्या है, एक पहल है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ला सकूं। ठीक है, इसको आप एक तरीके की हमारी डेमो क्लास भी मान सकते हैं। तो इसके बाद दीक्षा पोर्टल किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? क्या ये स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था, या छात्र के संज्ञानात्मक स्तर के बारे में, या सामाजिक मुद्दों के बारे में, या फिर स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी देना? तो इसका मोटिव क्या था? स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी देना। ठीक है, इसके बाद दीक्षा के जो प्रमुख कार्य है वो क्या क्या है? दीक्षा जो है वो शिक्षकों का प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तय करता है, शिक्षण संसाधनों की योजना बनाता है, शिक्षकों का आकलन करता है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं टीचर से ज़्यादा रिलेटेड है। ये मंच शिक्षकों को स्वयं सीखने, उनको प्रशिक्षित करने में सहायता करता है, उनके करियर में सहायता करता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आज रहेगी और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं या समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं, तो वो इन ऑप्शंस में से किस पर अधिक बल देती है? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस मैंने लिखे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम, या विशिष्ट जरूरत और विद्यार्थियों के लिए ये शिक्षा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्य चर्चा में लचीलापन। यानी कि इसमें हम जितने भी यहाँ पर डिफरेंट काइंड के जो चाइल्ड होंगे जिनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती है, उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्य चर्चा में लचीलापन लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ भी आपको अगर इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले और वहाँ ऑप्शन में अगर आपको पृथक्करण या इंग्लिश में हम सेग्रीगेशन बोल देते हैं इसे, जिसका अर्थ होता है अलगाव, ठीक है, तो वो कभी भी इसका आंसर नहीं होगा। हम समावेशी शिक्षा में कभी भी बच्चों में इन पृथक्करण नहीं करते या सेग्रीगेशन या अलगाव नहीं करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सभी बच्चों को साथ में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर ये भी नहीं है कि सभी बच्चों के लिए स्टैंडर्ड पाठ्य चर्चा हो या विशिष्ट जरूरत वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाइड कर दिया, तो यहाँ स्पेसिफाइड भी नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा सेग्रीगेशन भी नहीं करना है और यहाँ मानक पाठ्य चर्चा भी नहीं होगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? जैसे विभिन्न संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, क्षेत्र है, बुद्धिमान छात्र, कमजोर छात्र, अधिगम अक्षम वाले छात्र, उनको एक ही कक्षा में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन वही एजुकेशन होती है जहाँ पर हम डिफरेंट काइंड यानी कि अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं, जहाँ पढ़ाया भी नहीं जाएगा बल्कि फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो उसे हम किस में रखते हैं? समावेशी शिक्षा में रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा में एक विशिष्ट एक शिक्षण कौशल नहीं है? यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में से इनमें से कौन सा एक शिक्षण कौशल नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं टीचिंग स्किल इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ टीचिंग स्किल इनमें समावेशी शिक्षा में कौन सी नहीं होगी? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, पूछताछ करना बच्चों से, बच्चों की समस्याओं को समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, सधर्ड या परबलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड शिक्षण कौशल में नहीं आता है। शिक्षण कौशल में पूछताछ आएगी कि आप किस तरीके से बच्चों से पूछते हैं, किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को आपको बता सकते हैं, कैसे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सधर्ड या परबलन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना, हम बच्चों के लिए क्या बनाएंगे? इफेक्टिव क्लासरूम बनाने वाले हैं, जहाँ पर क्षमता या अक्षमता के अलावा सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, उनकी क्षमताओं के आधार पर, उनकी अक्षमताओं के आधार पर के अलावा, मतलब इनके अलावा हम क्या करेंगे?
बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करेंगे। जो सभी बच्चे युवाओं वयस्कों की अधिगम आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करता है, जो उन लोगों पर विशेष ध्यान देते हैं। मतलब यहाँ पर उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो हाशिए पर होंगे, जो बहिष्कृत होंगे, मतलब उनके लिए क्या है यहाँ पर ये संवेदनशील है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ना भूल जाते हैं, और ये जो है ना इसी की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले आपको 2 बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा जब भी आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। इसके बाद हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। समानता नहीं है, पृथक्करण या नामीकरण नहीं है, विविधता के लिए व्यवस्थित अनुकूलन नहीं है, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाना नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था हम इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या नहीं करने वाले हैं, अलगाव नहीं करने वाले हैं, पृथक्करण नहीं करने वाले हैं, सेग्रीगेशन नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथक्करण और नामीकरण। हम बच्चे को यहाँ पर नामीकरण नाम भी नहीं देंगे अपनी तरफ से। कई बार ऐसा होता है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, वहां पर हर टाइप के बच्चे आते हैं। तो मान लीजिए किसी बच्चे को कम सुनाई देता है तो हम उसे या बहरा या अंधा इस तरीके के नामों से नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो नामीकरण नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हम बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि किसी बच्चे को ढंग से दिखाई नहीं देता या फिर किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता तो हम उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो ऐसा भी, या उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। उसी क्लासरूम में उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हम उन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथक्करण और नामीकरण। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक ही स्कूल में सभी बच्चों के लिए क्या है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड कराना है। प्रत्येक बच्चे को कक्षा में लाने वाली विविधता को महत्व प्रदान करती है, सभी को सीखने और आगे बढ़ने में अवसर प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे ताकि आपका एक टाइप से इसमें रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो समावेशी अध्यापन के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? अच्छी तरह से शैक्षिक योजना का निर्माण करना। जैसे हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो हम जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, शैक्षिक योजना का निर्माण करेंगे। जितनी भी जिस टाइप की आपको पता है अलग अलग तरीके के बच्चे क्लासरूम में आएंगे, आपकी क्लास में डाइवर्सिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, वहां पर विविधता को अपनाएंगे। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाना। ठीक है, बच्चे जो हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे तो उनको भी हम अपनाएंगे। सभी बच्चों को हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, समान अवसर देने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये कुछ समावेशी अध्यापन के बुनियादी सिद्धांत थे, इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। किसी विशेष स्कूल को हम समावेशी स्कूल कैसे बना सकते हैं? अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि विशेष स्कूल क्या होते हैं और समावेशी स्कूल क्या होते हैं, तो इनके बीच में भी डिफरेंस हम जान लेंगे। आगे मैंने विशेष स्कूल के बारे में भी लिखा है। विशेष स्कूल एक टाइप से स्पेशल चाइल्ड के लिए होते हैं और समावेशी स्कूल सभी बच्चों के लिए होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन लिखा है, एक समावेशी वातावरण में विशेष शिक्षण और अधिगम को लागू करके, या फिर सभी को समान अवसर देकर, वित्तीय संसाधनों की पहचान करके, या विशेष अध्यापकों की शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 है। पहले अब हम जान लेते हैं विशेष स्कूल क्या है। विशेष विद्यालय वे विद्यालय हैं जो विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए बनाए गए हैं जिन्हें किसी प्रकार की अक्षमता है या जिन्हें किसी प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं जिन्हें किसी विशेष प्रकार की नीड है। ठीक है, उनके लिए क्या बनाए जाएंगे, स्पेशल स्कूल बनाए जाएंगे। इसके बाद समावेशन के मुख्य दृष्टिकोण पर, समावेशन में मुख्य दृष्टिकोण बच्चों की अक्षमता से डैश पर स्थानांतरित किया गया है। बच्चों की क्षमता से हमने इसे किस पर ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चों की पृष्ठभूमि, बच्चों की अक्षमता, बच्चों की क्षमता या बच्चों का विकार। ठीक है,
तो यहाँ पर अक्षमता से किस पर ट्रांसफर किया है, बच्चों की क्षमता पर ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद समावेशन में मुख्य दृष्टिकोण बच्चे की अक्षमताओं से उनकी क्षमता को क्या करता है, स्थानांतरित किया गया है। इसका अर्थ होता है शिक्षण और अधिगम के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को एक नए दृष्टिकोण में बदलना। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा जो अभी हमने पढ़ा है। तो ऐसे आपके ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने थ्योरी भी पढ़ी है, इससे आपकी रिवीजन भी हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। डेली की क्लासेस में हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चंस भी सफिशिएंट रहते हैं और इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा किया हुआ चैप्टर भी रिवाइज होता रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है समावेशी शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से इन दोनों में से कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट रहने वाला है। हम समावेशी शिक्षा में मौजूदा वातावरण को बदलते हैं, विभिन्न शिक्षण विधियों का हम उपयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ओनली 2 होगा, ओनली 1 2 होगा, ओनली 1 होगा या बोथ होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यहाँ पर हमें जो वातावरण है उसको क्या करना है, चेंज करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और यहाँ पर शिक्षण विधियों का, जैसे मान लीजिए सभी बच्चे एक टाइप की मेथड से नहीं पढ़ पाते हैं, एक टाइप के मेथड से नहीं समझ पाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, टीचर को क्या करना होता है, अपनी जो टीचिंग मेथड्स है उसको इम्प्रूव करना होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, विभिन्न शिक्षण विधियों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन के संदर्भ में सत्य है। यानी कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इंक्लूसिव के बारे में सही है। विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार करना, तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, सभी बच्चों के लिए सेम पाठ्यक्रम होगा। हम यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, सेग्रीगेशन किसी भी तरीके से नहीं करेंगे, चाहे फिर वो क्लास में रखना हो, चाहे फिर वो पाठ्यक्रम हो। इसके बाद मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति। तो इसका राइट आंसर यही पॉइंट है कि जो मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली है उसके साथ हम क्या करेंगे, सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति। इसके बाद केवल शिक्षा प्रणाली में शारीरिक विकृति वाले बच्चों को शामिल करेंगे या भी सत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समावेशी शिक्षा का भाग है जो विकलांग बच्चों को शिक्षित करने और एक ही छत के भीतर सामान्य लोगों के साथ कठिनाइयों को सीखने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। यही मैंने बताया था, यहाँ पर हम सभी टाइप के बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी टाइप की कठिनाई वाला बच्चा शामिल हो इसमें, तो उसे सामान्य बच्चों के साथ ही सिखाया जाएगा और एक ही क्लासरूम में उन्हें सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन से अवसर शामिल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हैं, सामाजिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में भाग लेने के अवसर, कला, खेल और संगीत के अवसर। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप टीचर हैं और आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी अलग अलग भाषा का मतलब उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो आप एक शिक्षिका होने के नाते आप उन बच्चों को कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, कक्षा में प्रशंसात्मक संस्कृति उत्पन्न करेंगे जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको पता है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो हमारी मदर लैंग्वेज है उसको प्रमोट करती है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को उनकी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय प्रणाली के भीतर प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाओं के साथ उनकी उम्र और श्रेणी के साथियों के साथ नियमित विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए। इस प्रकार यह सामान्य पाठ्यक्रम में सभी बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी सीखने की शैली को समायोजित करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट हो गए क्लियर। इसके बाद आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपने इस क्लास को समझने की पूरी कोशिश की होगी और जब आपकी मान लीजिए एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत इजीली करेक्ट कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए यथा उचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, जैसे प्रतिभाशाली, यहाँ पर आसान बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता में कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, लेखन व कल्य में उत्तम चित्रों के आधार पर कार्य देंगे, या वाकहानी यहाँ लिखा है धैर्य दिखाएंगे
और प्रतिक्रिया देने के लिए प्राप्त समय बच्चों को देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार भी लगा सकते हैं। यानी कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसके अनुसार इनमें से कौन सी कंडीशंस, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। कक्षाएं समावेशी होनी चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अधिगम से पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनईपी का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हमें क्या करना है, समावेशन करना है, यानी कि सभी बच्चों को इस शिक्षा से जोड़ना है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके के बच्चे हैं, सभी को यहाँ पर क्या करना है, समावेशित करना है। रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, बच्चे क्रिएटिविटी से सीख पाए। इसके साथ साथ जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उससे जो अब हम जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसको दोनों को ही आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी ट्रू हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपर्युक्त सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अभी मैंने आपको बताया 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन इससे पहले हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब आई थी, 1986 में आई थी। लेकिन 34 ईयर के बाद हमने दोबारा से क्या बनाई, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर बहुत से बदलाव हुए। 2017 में अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस कमेटी पर काम किसने किया या किसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। तो इस समिति का गठन 2017 में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं के कस्तूरीरंगन। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है और पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। आपको ये क्वेश्चन तो अब इजीली याद भी हो गया होगा, आपने बहुत बार सुन भी लिया होगा। तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में क्या होता है, समिति का गठन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से नामित हुई। यानी कि 29 जुलाई 2020 को क्या हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या होती है, नामित होती है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय से, यानी कि आपको पता है हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड है वहां से लेकर कक्षा 12 तक हमें क्या करना है, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच करनी है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, सब तक क्या पहुंच सके, शिक्षा पहुंच सके। अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना 5 3 3 4 है। ठीक है, इसको मैंने याद भी कराया हुआ है, 5 3 का स्क्वायर 4, ऐसे याद रखेंगे। ये फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, इसके बाद हमारा फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का होता है जिसको 3 और 2 में डिवाइड किया गया है। तो ये सारा मैं आपको पहले थ्योरी वाली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनईपी 2020 में शिक्षा की चर्चा में किस बात पर केंद्रित किया गया है। यानी कि जो हमारी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया है या किस बात पर केंद्रित है हमारी नई शिक्षा नीति 2020। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है स्वस्थ भारत के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में अंतराल भरना, शिक्षा में अवसरों की समानता लाना, या फिर सभी पक्ष संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चों के संज्ञान, यानी कि जो बच्चों का माइंड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर काम करती है। इसके साथ साथ जो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड काम है, क्रियात्मक काम है, जहां पर बच्चा खुद करके सीखता है, खेल कर सीखता है। इसके साथ साथ उसके इमोशनल, जो भी इमोशनल उसका फैक्टर है उसको डेवलप करना है। तो यहाँ पर ये इसके सभी पक्षों पर क्या है, केंद्रित है। तो बच्चे के तीनों पक्षों पर केंद्रित रहने वाली है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी आएगा, क्रियात्मक पक्ष भी रहने वाला है और साथ साथ भावात्मक पक्ष भी रहने वाला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक किससे रिलेटेड है। संज्ञानात्मक आपके ज्ञान सर्जन से रिलेटेड है, आपके बेसिकली आपके माइंड से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर ज्ञान सर्जन करने से रिलेटेड है, मूल्यांकन से रिलेटेड है और साथ साथ आप विश्लेषण कर पाए इससे रिलेटेड है। अगर हम भावनात्मक स्तर की बात करते हैं तो भावनात्मक आपकी भावनाओं से रिलेटेड है, आपके व्यवहार से रिलेटेड है। जैसे आपके अंदर इमोशंस होते हैं, आपको गुस्सा आता है, प्यार आता है, नफरत होती है, तो ये सब किस में आएगा, भावनात्मक स्तर में शामिल होता है। ठीक है, तो हम भावनाएं, व्यवहार आदि के क्षेत्र में क्या करेंगे, या वृद्धि करेंगे। मनोक्रियात्मक क्षेत्र में मानसिक और शारीरिक एक्टिविटीज होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर खत्म। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है
ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया जाता है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए भी किसी भी क्वेश्चन की 2 बार रीडिंग लेनी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में नहीं वाली स्टेटमेंट होती है और हम गलती से उसे जल्दबाजी में ऐसे ही पढ़ जाते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जब हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तब हम ध्यान से देखते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि ये क्वेश्चन हमारा आता हुआ भी गलत हो गया। तो इससे बेटर होगा कि आप एग्जाम हॉल में ही अपने क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से रीड कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 5। तो क्लास 5 तक आप क्या कर सकते हैं, 5th तक आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो हम क्लास 5 तक क्या करते हैं, बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। हम बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाएंगे। कब तक पढ़ाएंगे? क्लास 5 तक पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए हमें जरूरत पड़ती है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आगे उसे नेक्स्ट क्लास में भी उसकी मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेन मुद्दा है इसका, क्लास 5th इसका आंसर होगा। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? सकल नामांकन अनुपात का मतलब है एनरोलमेंट करना बच्चों का। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो कितना होना चाहिए, तो कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। एनरोलमेंट करेंगे, कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें आएंगे, तो यहाँ पर उसका टारगेट जो है वो कितने परसेंट है? 25% है, 20% है, 30% है या फिर 50% है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर 50% इन्होंने क्या रखा है, इसको बढ़ाने का टारगेट रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए यूजफुल भी होंगे। 50% करने का टारगेट कब तक का रखा गया है? 2035 तक का रखा गया है। साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो इसको बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सी ऐसी स्टेट है भारत की जिसने सबसे पहली बार नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका हमारी इंडिया की ऐसी स्टेट थी जिसने एनईपी 2020 को सबसे पहली बार लागू किया। बस इतना ही पढ़ लेना, इसमें तो और क्या ही रीड करने की नीड है, इतना कर लेंगे सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में संशोधित 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में क्या सुझाव दिया गया था? यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 की थी उसमें 1992 में जो संशोधन किया गया, तो उसमें क्या नया ऐड किया गया या क्या नया सुझाव दिया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं, दूरस्थ शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग, डिग्री को रोजगार से जोड़ना, AICTE को खत्म करना, या केवल डिग्रियों के लिए अनुसंधान पर तैयार रहना, ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर था, जो भी दूरस्थ शिक्षा है उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीमीडिया का यूज करेंगे, अलग अलग मीडियाज का यूज करेंगे। तो ये किसके लिए था? दूरस्थ शिक्षा को इसमें इंपॉर्टेंस दे दी गई थी। किसमें? 1992 में, जब हमने 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ चेंजेस किए थे। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नीति में दूरस्थ शिक्षा सहित शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के महत्व पर इसमें प्रकाश डाला जा सके। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारी नीड्स बदलती जाती हैं, तो एजुकेशन में भी नीड्स बदलती हैं, तो इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ अमेंड्स करने की नीड होती है, कुछ ना कुछ नया जोड़ने की जरूरत होती है। तो नीति नवीन शैक्षणिक विधियों के भी समर्थन में थी। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किस संगठन को दी गई है? तो ये जिम्मेदारी दी गई थी NCERT को। प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा NCERT एक नए और अच्छी तरह से समर्थित घटक निकाय द्वारा विकसित किया जाएगा। NCERT की मौजूदा विशेषता ये है कि ये संख्यात्मकता, बुनियादी शिक्षा, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है, और दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबके साथ में क्या कर सके? तालमेल कर सके। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NCERT।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, ध्यान से सुन लेना है। एनईपी 2020 में आदिवासी समुदाय के लिए ईसीसीई के संबंध में क्या प्रावधान है? तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, एनईपी 2020 में आदिवासी समुदाय के लिए ईसीसीई के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? तो ये किसके लिए है? ट्राइबल एरियाज के लिए, जो आदिवासी हमारे समुदाय हैं उनके लिए है। तो उनके लिए हमने क्या प्रावधान किए हैं? इसके यहाँ पर आश्रम शालाओं में शिक्षा दी जाएगी, आश्रम विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी या नवोदय विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आश्रम शालाओं में शिक्षा। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इस पर आप डबल स्टार भी लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय सहित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई प्रदान करने के महत्व को स्वीकार करती है, जबकि आदिवासी समुदायों के लिए विशिष्ट प्रावधान अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं वहां पर जो उनके जो प्रावधान है वो हमसे अलग होते हैं। एनईपी का मतलब क्या है कि हम क्या करें, सभी का समावेशन करें, सभी तक शिक्षा पहुंच सके, यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, सार्वभौमिकरण हो सके शिक्षा का। इसीलिए ये क्या करती है, समावेशन पर बल देती है। इसके बाद आदिवासी समुदायों के संदर्भ में एनईपी जनजातीय भाषाओं, क्योंकि आपको पता है आदिवासी क्षेत्र की अपनी भाषाएं होती हैं, अपना कल्चर होता है, तो हम उन्हें उससे दूर नहीं कर सकते हैं। तो उनको प्रमोट करने में भी हेल्प करेगी, तो उनके संरक्षण में भी हेल्प करेगी, उनके प्रचार के महत्व को भी पहचानने में नई एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगी, हेल्प करेगी। आश्रम शालाएं आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे, ये एक तरीके के वहां के आवासीय विद्यालय होंगे जहां पर वो क्या कर पाएंगे, शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो ये जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताया है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डबल स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को मूलभूत चरण के लिए तैयार करने के लिए एनईपी 2020 में किस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है? ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर मैंने ऑप्शंस लिखे हैं। 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम होना चाहिए, मूलभूत चरण में विशेषज्ञता के साथ 4 वर्षीय आईटीईपी होना चाहिए, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में क्या हो, आईटीईपी हो। एक बार क्वेश्चन दोबारा मैं आपको बताती हूँ क्या है, शिक्षकों को मूलभूत चरण के लिए यानी कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए तैयार करने के लिए एनईपी 2020 में किस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था? क्वेश्चन आ गया समझ में। अब इसके ऑप्शन क्या है, 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम का सुझाव दिया गया, या फिर फाउंडेशन स्टेज में विशेषज्ञता के साथ 4 वर्षीय आईटीईपी होना चाहिए, ईसीसी में 2 ईयर डिप्लोमा, या ईसीसी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो आपको पता है 4 ईयर की बात करता है ये। तो मूलभूत चरण में 4 वर्षीय आईटीईपी होना चाहिए। मूलभूत चरण का मतलब क्या है, जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, इसके बाद एनईपी 2020 उन शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के साथ 4 साल के एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आपसे पूछा जा सकता है आईटीईपी क्या है, तो ये है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस पर क्या देता है, ये जोड़ देता है, जो फाउंडेशन स्टेज में छात्रों के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, जो आमतौर पर प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को संदर्भित करते हैं। यह कार्यक्रम बच्चों की शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों में शिक्षकों के लिए अधिक व्यापक और विशिष्ट तैयारी करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए शैक्षणिक संरचना के संबंध में एनईपी 2020 का मुख्य जोर क्या है? तो एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से रीड करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए शैक्षणिक संरचना के संबंध में एनईपी 2020 का मुख्य जोर क्या है? मानकीकृत परीक्षण का कड़ाई से पालन करना, खेल आधारित गतिविधि आधारित अधिगम। देखो वो ऑप्शन देखकर आप इसे टिक कर सकते हैं। आपको पता है एनईपी हमारी जो है वो किस पर बल देती है, खुद से सीखने पर, गतिविधि से सीखने पर, खेल के द्वारा बच्चे को सिखाने पर क्या देती है, बल देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनईपी 2020 प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधिक समग्र और विकासात्मक रूप के उपयुक्त दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। उपयुक्त दृष्टिकोण को क्या करेगी, प्रोत्साहित करती है। खेल के माध्यम से सक्रिय और अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पर मैंने लिखा है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है?
ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्ट एजुकेशन की बात हो रही है, कला शिक्षा की बात हो रही है, तो उसको हमने यहाँ पर क्यों जोड़ा है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर वो एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे कुछ भी ऐड करके पूछ सकते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आने चाहिए। तो पहले आपको क्वेश्चन 2 बार रीड करना है। पहले हमने क्या लिखा है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, या फिर केवल ओनली 1 सही है, या ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना है, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है, केवल 1 सही है, या फिर ए और 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर राइट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एनसीएफ 2005 शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिरूप क्षेत्र प्रदान करता है, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट की क्या करता है, बात करता है। जो एनसीएफ 2005 है इसने 4 प्रमुख क्षेत्र, जैसे इसमें किस किस को शामिल किया गया है, संगीत आएगा, इसमें नृत्य है, दृश्य है और कला है। ठीक है। दृश्य कला और रंगमंच, इन सभी को 4 चरणों में विषय के रूप में क्या किया है, शामिल किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको डबल स्टार भी लगा सकते हैं। भारत के विरासत शिल्प के महत्व को उनके आर्थिक और सौंदर्य दोनों मूल्यों के रूप में जानना, ये भी इसका यहाँ पर मोटिव है। इसके बाद छात्रों के जो व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य हैं उनको भी विकसित करना, ये क्या है, इनका उद्देश्य है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एनसीएफ का पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य क्या नहीं है। एनसीएफ का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा एनसीएफ का पर्सपेक्टिव नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट होगी जो आपकी सही नहीं होगी, या एनसीएफ जिस बात को प्रमोट नहीं करता होगा। ठीक है। रटंत प्रणाली को हतोत्साहित करना, अब यहाँ पर देखो ये करेक्ट, ये वैसे आपका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, रटंत प्रणाली को हतोत्साहित करना। अगर उत्साहित करना पूछा जाता तो इसका आंसर ये हो जाता। तो यहाँ क्या है, रटंत प्रणाली को हतोत्साहित करना। किताबी शिक्षा पर जोर, यहाँ पर किताबी शिक्षा पर जोर देंगे। शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहना। ठीक है। तो इसमें से कौन सा इसका ये पर्सपेक्टिव नहीं होगा, तो यहाँ पर एनसीएफ का पर्सपेक्टिव क्या नहीं होगा, किताबी शिक्षा पर जोर। जो ये रटंत प्रणाली है, किताबी शिक्षा है, उसको हमें प्रमोट नहीं करना है। यहाँ पर हतोत्साहित की बात की गई है। हतोत्साहित का मतलब होता है उसे एक तरीके से रटंत प्रणाली को हम क्या करेंगे, अगर हम इंग्लिश में बात करें कि प्रमोट नहीं करेंगे एक तरीके से। ठीक है। हतोत्साहित का ये मतलब हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, किताबी शिक्षा पर जोर इसका परिप्रेक्ष्य नहीं है। आपको पता है एनसीएफ जो है वो क्या कहता है कि आप बच्चे को उसकी जो रियल लाइफ है उससे जोड़कर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक तक भी हम बच्चे को सीमित नहीं रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो सीखने में एनसीएफ क्या क्या प्रमोट करता है, सीखने में प्रामाणिकता पैदा करना, पढ़ाई को रटने से मुक्त बनाता है, परीक्षाओं को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। जो हमारा ज्ञान है, स्कूली ज्ञान है, जो हम स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उसको किससे जोड़ता है, हमारे बाहर के ज्ञान से जोड़ता है, हमारी जो रियल लाइफ है उससे जोड़ता है। क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम अगर उसे हमारी रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ते हैं तब हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। तो एनसीएफ भी इन सब बातों को प्रमोट करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 3, निम्न में से कौन सा भाग एनसीएफ 2023 द्वारा दृष्टिकोण के अंतर्गत दिया गया अध्याय नहीं है। तो इसमें शायद ई पार्ट तक के अध्याय है एनसीएफ में, मैंने आगे लिखे भी हैं, और एनसीएफ 2023 में आपको जरूर पढ़ाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीएफ 2023 में से आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली एनसीएफ को मेंशन किया गया है। तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे। कल या परसों तक आपको एनसीएफ की क्लास देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं बोल देती हूँ, फिर मिस हो जाती है क्लास, बट कल या परसों एनसीएफ में आपको करा दूंगी। ठीक है।
निम्न में से कौन सा भाग एनसीएफ 2023 द्वारा दृष्टिकोण के अंतर्गत दिया गया अध्याय नहीं है? तो जो एनसीएफ 2023 है इसमें कुछ अध्यायों की बात कही गई है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य चर्चा क्षेत्र, भाषा शिक्षा, स्कूल के चरण, अधिगम के मानकों के उपागम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है भाषा शिक्षा क्या नहीं है, इसका अध्याय नहीं है। यहाँ पर लिखा है एनसीएफ 2023 में भारत में स्कूली शिक्षा के जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य है इनको क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। इसमें पाठ्य चर्चा, शिक्षा शास्त्र, आकलन पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र पर बात कही गई है, पाठ्य चर्चा पर बात की गई है, आकलन पर बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर भाषा शिक्षा पर बात नहीं कही गई। ठीक है, जैसे ये पार्ट ए है, पार्ट ए जो है वो किससे रिलेटेड है, अप्रोच से रिलेटेड है। अध्याय 1 में क्या आता है, शिक्षा के लक्ष्य है और पाठ्य चर्चा क्षेत्र है। अगर हम अध्याय 2 की बात करते हैं तो ये स्कूल का दूसरा चरण है, स्कूल चरण होता है जहाँ बच्चा स्कूल में जाता है, तर्क और संरचना की बात की गई है। अगर हम अध्याय 3 की बात करते हैं तो अधिगम के इसमें मानक है, शिक्षा शास्त्र है, सामग्री और आकलन के प्रति क्या है, इसकी अप्रोच है। तो ये सभी किस में आते हैं, अप्रोच में आते हैं। ये कल हम डिटेल से जानेंगे एनसीएफ 2023 के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षा का अपेक्षित परिणाम है? तो इसमें से हमें बताना है 2023 एनसीएफ के अनुसार कौन सा शिक्षा का अपेक्षित परिणाम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक दृष्टि को बनाए रखने और सुधारने में सार्थक योगदान देना। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है समझ व्यापक और गहन ज्ञान के माध्यम से समझ जो है वो हमारी किससे, इनसे विकसित होती है। मतलब जो हमारा ज्ञान है और मतलब व्यापक और गहन ज्ञान है, इससे हमारी समझ विकसित होती है। तो इसमें केवल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा, या बोथ ए एंड बी करेक्ट होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट, 1 और 2 दोनों। एक बार हम दोबारा से रीड कर लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षा का अपेक्षित परिणाम है? भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक दृष्टि को बनाए रखने और सुधारने में सार्थक योगदान देना। इसके साथ साथ समझ व्यापक और गहन ज्ञान के माध्यम से विकसित होती है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, एनसीएफ 2023 भारत में स्कूली शिक्षा के लिए क्या है, एक नीतिगत ढांचा है। इसे शिक्षा मंत्रालय ने 2023 में जारी किया था। एनसीएफ 2023 भारत में स्कूली शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करता है और पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और आकलन का भी क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा डैश से जुड़ी होनी चाहिए। जो बच्चे स्कूल में एजुकेशन पा रहे हैं उनकी एजुकेशन जो है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए? क्या वार्षिक परीक्षाओं से जुड़ी होनी चाहिए, स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए, मुख्य धारा की राय में होनी चाहिए, या स्कूल के सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एनसीएफ प्रमोट करता है स्कूल से बाहर जो बच्चा रियल लाइफ से सीखता है, स्कूल के बाहर के परिवेश से सीखता है, उसको प्रमोट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हेड मैंने लिखा है एनसीएफ की रूपरेखा 2005 भारतीय स्कूल के साथ साथ शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प करने के लिए संपूर्ण दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत स्कूल के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य परीक्षा को लचीला बनाकर कक्षा जीवन के साथ क्या करना है, एकीकृत करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ 2023 के अनुसार आधारभूत चरण के लिए पाठ्य चर्चा का लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो फाउंडेशनल स्टेज है, तो यहाँ मैंने लिखा है द करिकुलर गोल फॉर द फाउंडेशनल स्टेज इज टू। जो एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज है उसका करिकुलर गोल क्या है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। फाउंडेशनल स्टेज के में अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक अंत्यक्रिया के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित करना। थर्ड पॉइंट है तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम मनुष्य का विकास करना। फोर्थ है हमारा एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए योगदान करने वाले नागरिक बनाना। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें
उसमें तो हम बच्चे को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर दैनिक जो उनकी अंत्य क्रियाएं होती हैं उसके लिए हम उनके संचार कौशल विकसित करेंगे, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज पर हम बच्चे को कम्युनिकेट करना, बोलना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिख दिया है। आधारभूत चरण के लिए पाठ्य चर्चा का लक्ष्य दिन प्रतिदिन की जो हमारी अंत्य क्रिया है उसके लिए क्या है, प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। जो फाउंडेशनल स्टेज है वहाँ पर जो बच्चा है उसके जो भी वो कम्युनिकेट कर पाए, उसमें क्या हो पाए, वो सक्षम हो पाए, और उन्हें उपयुक्त अन्य भाषाओं में भी संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। इस स्तर पर विदेशी भाषाओं का अध्ययन प्राथमिकता नहीं है। फाउंडेशनल स्टेज पर हम बच्चे को विदेशी भाषाएं नहीं सिखाएंगे और अच्छे मनुष्य का विकास करेंगे और योगदान देने वाली नागरिक व्यापक लक्ष्य है जो प्रभावी संचार कौशल के विकास के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होनी चाहिए। ये आपको आता भी होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अधिकारपूर्ण होनी चाहिए, अधिनायक होनी चाहिए, अनुमोदक होनी चाहिए, या सुविधादाता। सुविधादाता का मतलब फैसिलिटेटर होना चाहिए टीचर। ये आप सभी जानते हैं, एक टीचर को फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता की तरह काम करना चाहिए। एनसीईआरटी ने 1975, 1988, 2000 और 2005 में एनसीएफ को प्रकाशित किया था। एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को इसने प्रभावित किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2023 से रिलेटेड है ये भी। एनसीएफ 2023 के अनुसार मूल्यांकन को रचनात्मक कार्य के अलावा किसका समर्थन करना चाहिए। छात्रों के प्रमाणीकरण का, छात्रों के सीखने की प्रगति का, योगात्मक मूल्यांकन का, या रटने का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम बच्चे के सीखने की प्रगति को क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की सीखने की प्रगति का। ठीक है, एनसीएफ 2023 के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सीखने का आकलन करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहां पर भी केवल आ जाता है तो उसको हम वैसे भी मतलब वो उसका आंसर नहीं होता। ओनली जो शब्द है ना, ये नेगेटिव सेंस वाला शब्द होता है, तो इसको हम आंसर नहीं मानते हैं। तो केवल यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। केवल फिर सेकंड वाले में भी आ जाता है, केवल मौखिक आकलन होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर थर्ड जो हमें लग रहा है, प्रोजेक्ट एंड रोल प्ले सहित विभिन्न प्रकार की विधियाँ। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैंने लिख दिया है, एनसीएफ 2023 जो वो क्या है, प्री ड्राफ्ट है। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पार्ट ए में अप्रोच के बारे में बताया गया है, पार्ट बी में स्कूल सब्जेक्ट्स एरिया के बारे में बताया गया है, पार्ट सी में क्रॉस कटिंग थीम्स होंगी, पार्ट डी में स्कूल कल्चर प्रोसेस होगा, पार्ट ई में क्रिएटिंग सपोर्टिंग इकोसिस्टम होगा। तो ये सारा मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है जैसे आपका जो एनसीएफ है, जैसे आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उसमें कहा गया था कि हम बच्चों के लिए एक नया एनसीएफ लेकर आएंगे। तो उसमें कुछ बातें इंक्लूड की गई थी, जैसे जो भाषा सिखाएंगे, कक्षा 9 व 10 के छात्र 3 भाषाएं सीखते हैं, जिसमें कम से कम 2 उनकी क्या होती है, मूल भाषाएं होती हैं। और कक्षा 11 और 12 में छात्र 2 भाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें से क्या होगी, एक भारतीय भाषा भी शामिल होगी। कम से कम एक भारतीय भाषा में भाषाई क्षमता का साहित्यिक स्तर हासिल करने का लक्ष्य होगा। पठन और लेखन कौशल सिखाने से छात्र को डैश में मदद मिलती है। यानी कि जब हम क्लासरूम में होते हैं, एज अ टीचर होते हैं, और हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चे को लिखने के कौशल सिखा रहे हैं, तो इससे बच्चे में क्या डेवलप होगा या उसे क्या चीज़ सीखने में ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, अगर आप चाहें तो आप भी इसका आंसर बता सकते हैं। समस्या निवारण कौशल विकसित करना, अच्छी लिखावट विकसित करना, प्रभावी ढंग से वो कम्युनिकेट कर पाए, संप्रेषण कर पाए, बातचीत कर पाए, या ठीक से पढ़ने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रभावी ढंग से संप्रेषण करना। संप्रेषण जो है वो बोलने से रिलेटेड होता है। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा नहीं, अच्छे से लिखेगा नहीं, तो अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो ये किससे रिलेटेड है, प्रभावी ढंग से क्या करेगा, यहाँ पर संप्रेषण करने में मदद मिलेगी। लिखना, बोलना और सुनना संप्रेषण कौशल है, जो पाठ्यक्रम में सभी विषय क्षेत्रों में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
डिसलेक्सिया में निम्न में से कौन सी कठिनाई आती है? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया, ये जितनी भी डिजीज़ है ना, इनको सबको आप याद करके जाइएगा क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आगे आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम है या टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें ये नहीं आते हैं, उसमें भी डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ जाइएगा। तो यहाँ पर लिखा है डिसलेक्सिया में निम्न में से कौन सी कठिनाई आती है? तो डिसलेक्सिया से पढ़ने में कठिनाई आती है, गणितीय कठिनाई आती है, लिखने में कठिनाई आती है या भाषा की कठिनाई आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पढ़ने में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया इज़ द रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें बच्चा जो है वो पढ़ने में मिस्टेक्स करता है और बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आती है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई आती है, बच्चा जो है, बच्चे कुछ शब्दों को गलत पढ़ लेते हैं या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो पढ़ने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पाते। जैसे कुछ अक्षर होते हैं जो थोड़े समान होते हैं, उनकी ध्वनियाँ समान होती है, पर वो क्या करते हैं, उनसे भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे, आपको याद हो तो आप कई बार 100 को वॉस पढ़ लेते थे, ऐसे गलत पढ़ लेते थे, गलत लिख देते थे, 9 को 6 बना देते थे, 6 को 9 बना देते थे। तो इस तरीके से आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कन्फ्यूज़न रहा होगा, या अब आप कहीं टीच करते होंगे तो आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो इन अक्षरों को उलट पुलट लिख देते हैं। तो ये जो ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, इसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, 100 को क्या लिखा है, वॉज लिख दिया है। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पर ऐसी इस टाइप की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो करते हैं, तो यही किसके नाम से जानी जाती है, डिसलेक्सिया के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कुछ और भी डिसऑर्डर्स लिखे गए हैं, जैसे डिसकैल्कुलिया है। डिसकैल्कुलिया जो है वो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, गणना से संबंधित होता है। अब यहाँ पर कैलकुलिया आ गया, कैलकुलिया किससे रिलेटेड होगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। अगर अब ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये मैथ से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैथ्स में ही हम कैलकुलेशंस करते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो आपको इसको याद रख लेना है, ग्राफ किस लिए यूज़ करते हैं, हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ग्राफ में लिखने का काम होता है। तो यहाँ पर अगर डिस्ग्राफिया की बात है तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है, यहाँ पर लिखने में क्या आती है, बच्चे को प्रॉब्लम आती है। अगर हम डिस्फेजिया की बात करते हैं तो बच्चा सही से भाषा को में कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन में उसे प्रॉब्लम होती है, भाषा में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई होप ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन पर अभी आपको पूरा, मुझे कमेंट आए थे कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी स्क्रीन पर दिखने चाहिए, तो अब शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्वेश्चंस पूरे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण के निम्न में से किस क्षेत्र में बच्चा अनुकरण करने में सक्षम है? तो इसका कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र या फिर उपर्युक्त सभी। तो ब्लूम की टेक्सोनोमी मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है ये। तो ब्लूम के वर्गीकरण के निम्न में से किस क्षेत्र में बच्चा अनुकरण करने में सक्षम है? अनुकरण टाइप ऑफ इमिटेशन होता है कि वो दूसरों को देखकर भी खुद ऐसे काम करने की कोशिश करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम इसकी जो कुछ एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। ये क्षेत्र हस्त या शारीरिक कौशल के अलावा कुछ नहीं है। जो ये मनोगत्यात्मक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो हैंड्स एक्टिविटी हैं या फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल स्किल्स हैं, उनसे रिलेटेड होती है। यह है शारीरिक समन्वय और गत्यात्मक कौशल से संबंधित है। अगर अनुकरण की बात करते हैं तो अनुकरण में यह मनोगत्यात्मक गतिविधि शुरू होती है। यहाँ पर बच्चा जो है वो मनोगत्यात्मक गतिविधि करना शुरू करता है, जिसमें बच्चा है परिष्कृत रूप से क्रियाओं की नकल का प्रयास करता है। ठीक है, ना जानते हुए भी वो, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, वो रसोई में अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखते हैं, रोटी बनाते हुए देखते हैं, तो क्या करते हैं कि वो भी अपनी मम्मी की तरह गोल गोल रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, अनुकरण हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, बड़ों को देखकर वो सेम उसी टाइप का काम करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होता है, अनुकरण होता है, इमिटेशन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यानी कि CCE का इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है?
कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, या इसमें से इनका कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यह मूल्यांकन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है, आपको बताना है क्या ये राइट आंसर है। इसके बाद संज्ञानात्मक मनोप्रेरक प्रभावी कौशल विकसित करना है बच्चों में, रटने पर जोर देना है, या अधिगम में सुधार लाना है। तो आपको पता होना चाहिए CCE जो है वो किस पर बल नहीं देता, किस चीज़ को नकारता है, वो रटने पर जोर देना। आपको पता है हमारी जितनी भी NCF है, NEP है, वो सब इससे दूर हटती है, यानी कि रटने को दूर करती है। तो वैसे ही CCE है, CCE किस पर, CCE का उद्देश्य क्या नहीं है, रटने पर जोर देना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस भी। 2009 में CBSE द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ मूल्यांकन के एक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में से पेश किया गया था। यह अधिगम के सभी क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक को क्या करता है, शामिल करता है। ठीक है, आ गया समझ में ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में कौन से कारक जिम्मेवार हैं। यानी कि जैसे एक टीचर होता है, जब टीचर अपने टीचिंग मटेरियल्स का चयन करेगा, ठीक है, TLM का यूज़ करेगा, तो उसके लिए उसमें से कौन से कारक जिम्मेवार रहेंगे, या जो भी वो सहायक सामग्री यूज़ कर रहा है, जो भी पढ़ाने के लिए मटेरियल यूज़ कर रहा है, जो भी बुक्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस जो भी मेथड्स यूज़ कर रहा है, तो उसमें कौन से कारक जिम्मेदार रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हैं, आयु जिम्मेदार रहेगी, या क्लास में जो छात्र हैं उनकी संख्या जिम्मेदार रहेगी, छात्रों का स्तर क्या है ये जिम्मेदार रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपको पता है आप किसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं, मान लीजिए छोटी आयु के बच्चे हैं तो आप उन्हें एक्टिविटी करके पढ़ाएंगे। अगर बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो आप उन्हें लेक्चर मेथड से भी पढ़ाते हैं। छात्रों की संख्या भी डिपेंड करती है, बच्चों का स्तर क्या है, बच्चे किस तरीके के आपकी क्लास में, उनके लिए आपको कौन से टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के चयन में, शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में क्या करती हैं, जिम्मेवार होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने कुछ जो कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जैसे संसाधन, रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए आपके पास में, कक्षा की क्षमताएं क्या है, छात्रों की संख्या कितनी है, आप जिस एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हैं वहाँ स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, छात्रों की आयु क्या है, छात्रों का जो प्रीवियस ज्ञान है, पिछला ज्ञान है वो कैसा है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है। अभिव्यक्ति और साक्षरता नहीं है, शब्दावली की मात्रा को बढ़ाना, भाषा का उपयोग करने की क्षमता, दूसरों के साथ सोचना और संवाद करना। तो ये तो रहने वाली है, बच्चा अभिव्यक्ति कैसे करता है, साक्षर होता है, ये तो रहेगा, भाषा का उपयोग कैसे कर रहा है, दूसरों के साथ कैसे संवाद कर रहा है, तो ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शब्दावली की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाषा का विकास उच्चारण, साक्षरता और भाषा को बनाने, उपयोग करके दूसरों के साथ सोचने, संवाद करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह छात्रों को न केवल पाठ के संदर्भ बल्कि समूह के रूप में समस्याओं को हल करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार कौन सा विद्यालय शिक्षा में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने वाले पाठ्य चर्चा सुधारों में से है। तो NCF 2005 के अनुसार कौन सा विद्यालय शिक्षा में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने वाले पाठ्य चर्चा सुधारों में से है। चिकित्सा कक्षाएं, अच्छी मूलभूत सुविधा, अच्छे खेल उपकरण, या मध्याह्न भोजन और नियमित चिकित्सा जांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो मिड डे मील होता है, जो मतलब जो भी बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, उसके बाद जो उनकी क्या होगी, नियमित चिकित्सा जांच। ठीक है, इन सुधारों से ये NCF में मेंशन किया गया है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। NCF कहता है कि पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चरणों तक भारत में अधिकांश बच्चों के सामने कुपोषण और संचारी रोग की समस्या है। यानी कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो माध्यमिक स्तर पर हैं, जो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर पर है, उनमें कहीं ना कहीं पोषण की कमी है, वो कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हैं। इसके साथ साथ उनमें जो डिजीज़ हैं उनकी भी समस्याएं हैं। इसलिए इस पर ध्यान देते हुए सभी स्तर पर इस पहलू को संबोधित करने की आवश्यकता है। तो उनके लिए अच्छे भोजन की भी ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ जो चिकित्सा है उसकी भी ज़रूरत होगी।
और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए जो विभिन्न चरणों में आयु विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करें। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा निम्न की किस आयु तक अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 ईयर तक। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 21A में भी दिया गया है। आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी लिखा गया है, उसमें भी मेंशन किया गया है कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार होगा। RTE में इसकी एज 6 to 14 है। अगर हम यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड की बात करते हैं तो उनके लिए आयु 6 से 18 वर्ष तक है। उन्हें 18 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा कारक पर्यावरणीय है? प्रेरणा है, भाव है, लक्षण है या विद्यालय? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्न में से विद्यालय जो है वो क्या होगा? प्रभावी होगा। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जो जर्जर अवस्था में होते हैं या जो जिनकी इमारत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ पर बैठकर भी नहीं पढ़ा जा सकता। कुछ स्कूल्स आपने देखे होंगे जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती, जहाँ लैब्स नहीं होती, लाइब्रेरीज़ नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो उससे सीखने में भी क्या आती है? बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन रणनीति का इस्तेमाल नहीं होगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हैं मैंने, अध्यापकों द्वारा मननशील पत्रिका का इस्तेमाल, स्वयं मूल्यांकन, विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार करना या केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्चर्य। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में कि केवल शब्द दिखाई देगा, ये नेगेटिव सेंस वाला वर्ड होता है, तो हम इसको सबसे पहले हटा देते हैं। तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में ये केवल दिखाई दे रहा है ना, केवल मानक निर्देशित, तो हम कोई भी मूल्यांकन करेंगे तो हमारी रणनीति इस पर बेस नहीं होगी कि हम केवल मानक संबंधित जो है वो निर्देशन करें, मूल्यांकन करें। तो अध्यापक जो है वो क्या करेंगे? जो उनकी थिंकिंग है उसका इस्तेमाल करेंगे, मननशील पत्रिकाओं का इस्तेमाल करेंगे, खुद का इसमें मूल्यांकन भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के थ्रू भी मूल्यांकन हो सकता है। बट यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये आपको पता होना चाहिए। प्रगतिशील जो शिक्षा है उसके जनक हम किसे मानते हैं? जॉन डीवी को मानते हैं, जो हैंड एक्टिविटीज़ के मतलब दृष्टिकोण पर बेस है और इसके साथ साथ खुद करके सीखने पर बेस है, साथ साथ बच्चों की क्षमता पर विश्वास करती है कि प्रगतिशील जो शिक्षा होती है वहाँ पर बच्चा जो है वो खुद से कर सकता है, खुद से सीख सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने किस प्रकार की अभिप्रेरणा यानी कि किस टाइप का मोटिवेशन जो है वो हमारी लर्निंग को जो है वो इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने ये पढ़ा भी होगा, बहुत इजी सा टॉपिक होता है बट इम्पोर्टेंट बहुत होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मोटिवेशन है जो हमें सीखने, जो हमारे सीखने को इफेक्टिव बनाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि इसका मतलब है एक्सटर्नल मोटिवेशन। फिर सहभागिता अभिप्रेरणा, इसके बाद अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि आप खुद भी इन बातों को समझते होंगे। आप किसी काम को तभी अच्छे से कर पाते होंगे जब आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं। ठीक है, या फिर आपका कोई मोटिव है, आपने सोच रखा है कि मुझे ये काम करना ही करना है। जब आप मन से किसी काम को करेंगे, इंटरनली मोटिवेटेड होकर किसी काम को करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि हाँ मुझे मेरे लिए एक काम करना है, या फिर आपके सामने किसी और की भी इमेज हो सकती है, तो आप क्या रहते हैं उसके लिए इंटरनल मोटिवेटेड रहते हैं और उसके थ्रू आप क्या सीखते हैं? बहुत ज़्यादा सीखते हैं। वही आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अभिप्रेरणा को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार को बनाए रखने और सक्रिय करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मोटिवेशन होता है वो हमारा किसी न किसी विशेष जो टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर हम मान लीजिए मोटिवेट रहते हैं तो हम उस काम को, हमारा जो बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर है, वो बना रहता है। ठीक है, और हम उसमें एक्टिव रहते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा कि हम तो डीमोटिवेट हो गए हैं, तो जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हमारा जो सीखने का जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं पीछे रहने लगता है। मैं खुद बहुत बार डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो जब हम डीमोटिवेट फेज में आ जाते हैं तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो लर्निंग फैक्टर है वो थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट हो जाता है। बट ये नॉर्मल होता है, कुछ टाइम के लिए हम डीमोटिवेट हो सकते हैं बट फिर भी हम हमारा काम जो है वो करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर
जो मोटिवेशन है उसमें क्या होना चाहिए, हम कैसे होने चाहिए, इंटरनल मोटिवेटेड होने चाहिए, तभी हम लर्निंग को इफेक्टिव कर पाएंगे। मोटिवेशन वर्क एज अ फ्यूल टू अचीव समथिंग ग्रेट। मोटिवेशन किसी भी चीज को प्राप्त करने में एक ईंधन की तरीके से काम करता है। मोटिवेशन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। ये 2 टाइप्स का यहाँ पर मैंने लिखा है, एक इंटरनल मोटिवेशन और एक है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर हम इंटरनल मोटिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बच्चा है वो इंटरनली मोटिवेटेड रहता है, यहाँ पर उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, किसी काम को करने की क्षमता विकसित होती है। लेकिन वहीं पर हम अगर बाह्य मोटिवेशन की बात करते हैं तो ये बाह्य मोटिवेशन जो है, ये बाह्य पुरस्कार, पुनर्बलन, या मान लीजिए आप कोई भी काम करेंगे तो आप इसीलिए किसी काम को कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान आपको वेरी गुड बोलेगा, आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, तो बस इसीलिए आप किसी काम को कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, बाहरी मोटिवेशन होता है। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हमारे पास में छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी, फर्स्ट, यूकेजी, इस टाइप की क्लास, सेकंड, इस टाइप की क्लासेस के बच्चे होते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, बाह्य मोटिवेशन का यूज़ करते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, वेरी गुड देकर उन्हें अच्छा काम कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम मैच्योर होते जाते हैं तब हम इंटरनली मोटिवेट अपने आप होंगे तो हम लर्निंग को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर बेस्ट की बात की जाए तो इंटरनल मोटिवेशन जो है वो आपका अच्छा होता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये थ्योरी हमने पढ़ी नहीं है, एडगर डेल की थ्योरी है। तो यहाँ पर एडगर डेल के अनुभव के शंकु के अनुसार डैश से अधिगम में वृद्धि होती है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, नाटकीय अनुभव, दृश्य प्रतीक, प्रत्यक्ष उद्देश्य पूर्ण अनुभव, या मौखिक प्रतीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डेल का अनुभव शंकु यानी कि जो डेल्टा कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है, मॉडल को निर्देशात्मक डिजाइन और मतलब इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स और लोगों को सिखाने के तरीके के बारे में कई सिद्धांत एक साथ प्रस्तुत करता है, यानी कि एकीकृत करता है। एडगर डेल ने 1960 में कहा था कि सीखने, पढ़ने या देखने की तुलना में सीखने को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखा जाता है। डेल का सिद्धांत नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक रूप से इस प्रकार है। इसमें क्या होता है, शाब्दिक प्रतीक होंगे, फिर इसके बाद में दृश्य प्रतीक होंगे, इसके बाद स्थिर जो पिक्चर्स होती हैं, इसके बाद जो मूवमेंट वाली पिक्चर्स होती हैं, फिर प्रदर्शनी, फिर क्षेत्र यात्राएं, फिर प्रदर्शन, नाटकीय भागीदारी, अनुभव और प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव। ठीक है, ये क्या है, कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं या कुछ इसके नीचे से ऊपर के क्रम दिए गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखा गया है, किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन, समस्या समाधान, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो किसके द्वारा दिया गया, किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, कील लगाकर हमने क्या बनाया, हमारा प्रोजेक्ट तैयार किया। तो किलपैट्रिक ने क्या बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, तो कील लगाकर हमने प्रोजेक्ट बनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था, तो प्रोजेक्ट मेथड को। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो टीचिंग का आधुनिक मॉडर्न मेथड कहा जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में चलने वाली संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। ठीक है, तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें चलने वाली है, हम इसको किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यूज कर रहे हैं। इससे बच्चे के रचनात्मक और अन्वेषणकारी पहलू को सामने लाने में सहायता मिलती है, यानी कि इसका यूज करके हम बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी जो अन्वेषण है यानी कि वो जो खोज के सीखता है, उसको सामने लाने में हेल्प होती है। इससे बच्चे में अधिक तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग जो है उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि बच्चे के अंदर इसमें क्या होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के क्या लक्षण हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा जब आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज पढ़ी होंगी। कई बार हम किसी घटना को देखते हैं और हम क्या हो जाते हैं, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। बाद में आगे आने वाले समय में जब हमारे पास कुछ उसी तरीके की घटनाएं होती हैं तब भी हम उनसे डरते रहते हैं। ठीक है, तो घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना या दूसरों से नाराज होना। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना।
PTSD जो है एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जो गंभीर आघात के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। घटना से जुड़े लोगों या स्थानों से बचना बच्चों में PTSD के लक्षण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आज से 10 साल पहले आपने कहीं पर भयंकर आग लगी हुई देखी, ठीक है, और आपके दिमाग पर वो क्या कर गई, असर कर गई, यानी कि आपके अंदर वो, आप उससे ट्रॉमेटाइज हो गए। लेकिन आज भी आप कहीं पर आग देखते हैं तब उसको देखकर आपको डर लगता है, तो इसका मतलब आप किसके शिकार है, PTSD के, ठीक है। अभी भी आपकी मानसिक स्थिति जो है वो किस में है, उसी ट्रोमा में है, उसी पास्ट डिसऑर्डर में है। तो यही क्या होता है, PTSD होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र समस्याओं को भागों में तोड़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर तार्किक और व्यवस्थित रूप से भागों को हल करने का प्रयास करते हैं। यह सोच शिक्षार्थी को डैश बनाती है, निरीक्षणकर्ता बनाती है, निष्क्रिय शिक्षार्थी बनाती है, वैज्ञानिक अन्वेषक बनाती है, या खोजकर्ता बनाती है। तो पहले आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। कक्षा में जो छात्र होते हैं वो किसी समस्या को भागों में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसको देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी थिंकिंग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसी सोच है, उनकी वैज्ञानिक अन्वेषक की सोच है, ठीक है। समस्याओं की जांच करते समय अक्सर यह पाया जाता है कि बच्चे समस्या को भागों में तोड़ते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तार्किक रूप से भागों में हल करने का प्रयास करते हैं। यह आलोचनात्मक सोच बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक बनाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी ICT सक्षम मूल्यांकन विधि है? तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार, कलम और कागज परीक्षण, छात्र पोर्टफोलियो, या ऑनलाइन आकलन। तो ICT है तो इससे आप समझ ही गए होंगे, तो ये क्या है, ऑनलाइन आकलन है आपका। ऑनलाइन आकलन एक ICT सक्षम मूल्यांकन विधि है, यानी कि इवैल्यूएशन मेथड है। ऑनलाइन आकलन प्रतिभागियों के अधिगम यानी कि उनकी लर्निंग और किसी विशेष विषय पर निपुणता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे से ऑनलाइन जो कुछ भी पूछा जाता है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है, यानी कि जो वर्ड पेडागोजी है उसका मीनिंग क्या है। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, या बच्चों को समझने के लिए। तो पेडागोजी जो है वो किस लिए होती है, बच्चों को लीड करने के लिए, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पेडागोजी रेफर टू द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, इसमें क्या आता है, किससे रेफर करती है, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं, एंड द वे इन विच सच गोल में बी अचीव्ड, ठीक है। तो ये पेडागोजी का मीनिंग हो जाता है। पेडागोजी रेफर करती है स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स को, साथ साथ इसमें एजुकेशन के एम्स आते हैं, इसमें वो वाले तरीके आते हैं जिससे हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, हमारे गोल्स को अचीव कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डैश का परिणाम था। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किसके थ्रू आया था, कोठारी आयोग के द्वारा, NEP 1986, NEP 2020, या NCF 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NEP 1986 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो देश के प्राथमिक विद्यालय, तो इसका उद्देश्य जो है देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों में सुधार करना है। अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो कार्यक्रम में तात्कालिकता थी, उसको एग्जीक्यूट करना, इसके लिए पूर्व सीमा समय थी। ब्लैक बोर्ड भौतिक सुविधाओं का प्रतीक था, ठीक है, बस इसको रीड कर लेना। तो ये क्या है, मतलब भौतिक जो सुविधाएं हैं उनका प्रतीक था। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, इसका शुभारंभ किसने किया, यानी कि ये स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करता है। इसे नाम दिया गया है PMOST। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा चंडीगढ़ PRT का, चंडीगढ़ TGT का, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया। एक शायद इंक्लूसिव एजुकेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा थी। वो क्वेश्चन तो मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, बट मैं जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे जो चंडीगढ़ PRT में होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके करा दूंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, NCERT के द्वारा किया गया था।
ठीक है। पीएमओएसटी राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है और विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख का ये मोटिव है। सेवाकालीन जो भी शिक्षक हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनके साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थान बनाए गए हैं, यानी कि एक टाइप से ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसे SCRT है, NCT है, NCRT है। इसने सार्वभौमिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा की जिम्मेदारी ली है, यानी कि ये सब क्या कराते हैं, टीचर्स को एक टाइप से ट्रेनिंग का काम कराते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ये किसके लिए एक टाइप से अगर आपसे पूछा जाए तो ये टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड है और किसकी इनिशिएटिव है, NCERT की। और अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इनकी जिम्मेवारी लेते हैं। ये आगे इजी सा क्वेश्चन था जो मैंने ऐड किया था। NEP 2020 किस बात पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम या केवल संज्ञानात्मक स्तर, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के मानकीकरण पर या बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। ठीक है, आपको पता है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 5+3+3+4 पर बेस है। तो यहाँ पर लचीला बहुआयामी खेल आधारित समीक्षा आधारित शिक्षा होगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयोग करते समय, यानी कि जब हम क्लास में टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम ICT का यूज़ करते हैं। और देखो ICT बेस्ड टीचिंग आपके सिलेबस में भी दी गई है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो जब हम क्लास टीचिंग करते हैं, क्लास टीचिंग में ICT प्रयोग करते समय हमें या इसमें से कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं? मतलब ICT करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है, अध्यापक का कार्य अधिक हो जाता है, अध्यापक की भूमिका समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर की तरीके से रहती है, या अध्यापक वहाँ पर सेंट्रल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर अध्यापक जो है वो किसकी तरह काम करता है, कोऑर्डिनेटर की तरह काम करेगा, यानी कि अध्यापक की जो भूमिका है वो किसकी तरह रहने वाली है, कोऑर्डिनेटर की तरह रहने वाली है। ICT शिक्षा का दृष्टिकोण है जो सूचना वितरण में सहायता सुविधा के लिए ICT का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि ICT जो है वो किसका दृष्टिकोण, एक पहलू है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंट व्यू हम कह सकते हैं, जो सूचना वितरण में क्या करता है, यानी कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, कोई हमें सुधार करना है, तो उसके लिए ICT यूज़ किया जाता है। जैसे ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है इसके उपयोग के माध्यम से अध्यापक की भूमिका पारंपरिक ज्ञान प्रदाता की भूमिका से सुविधाकर्ता की हो जाती है। यानी कि जैसे हम पहले टीचर को एक ट्रेडिशनल टीचर के रूप में देखते थे, यहाँ पर टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि एक सुविधाकर्ता की तरह काम करता है, जो छात्र के अधिगम की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। और क्या करता है, यहाँ पर जो बच्चा है, बच्चे की जो लर्निंग है, लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, और उनके साथ सहयोगात्मक समस्या समाधान में क्या लेता है, भाग लेता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कक्षा में ICT का प्रयोग करते समय एक अध्यापक की भूमिका कोऑर्डिनेटर की भूमिका के रूप में रहेगी। ठीक है, आ गया समझ में ये क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य डैश विकसित करना है। आपने देखा होगा आपके जो क्लासरूम्स होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं, यानी कि आप उन्हें अनुशासित रूप में रहने के लिए बोलते हैं। तो वो क्यों होता है? पठन पाठन का अनुकूल वातावरण बनाना, यानी कि पढ़ने के लिए आप ऐसा वातावरण बनाते हैं तभी बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं, या विद्यार्थियों का उचित वातावरण होना चाहिए, कक्षा में शांति बनी रहे इसीलिए आप उन्हें अनुशासन में रखते हैं, या बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन की भावना उत्पन्न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो विद्यार्थी है उनमें क्या हो, आत्म अनुशासन हो, यानी कि सेल्फ वो क्या हो, डिसिप्लिन हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को सक्रिय, अनुशासित, सतर्क, सहभागी बनाए रखने में शिक्षक जिम्मेदार है। इन सब के लिए शिक्षक छात्रों को प्रेरित करेगा ताकि वे आत्म अनुशासित रहें, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, और कक्षा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या करें, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करें, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे उनका। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़े, एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह वहाँ पर बैठे। छात्र अपने स्वयं के उद्देश्य और दूसरों की जरूरतों के अनुकूल स्वयं के व्यवहार को विनियमित करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा को अनुशासित करने का लक्ष्य क्या होगा, बच्चों में आत्म अनुशासन विकसित करना।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने देखा होगा जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल में क्या करती है टीचर, बच्चों की सीट्स को बदलती रहती है, तो उसके पीछे उनका क्या कारण होता है। तो यहाँ पर मैंने ये थर्ड क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में छात्रों की सीटें बदलने से क्या लाभ है। यह सामाजिक अंतःक्रिया और संवेगात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चा कक्षा में हीन भावना महसूस नहीं करता, बच्चे को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाना है या नए आने वाले बच्चों का स्वागत करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है और संवेगात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में हम जान लेते हैं, एक कक्षा कक्ष की स्थिति में शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षक सामूहिक कार्य, स्व अध्ययन और अन्य गतिविधियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्रों के बैठने की व्यवस्था करते हैं। यह सामाजिक कौशल जैसे कि दूसरों के सहयोग से काम करने को विकसित करने में मदद करता है। तो ये हो जाता है आपका, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी इस क्वेश्चन की, कि जैसे कक्षा कक्ष की स्थिति है वहाँ शिक्षण अधिगम यानी कि जैसे हम सिखा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके दौरान शिक्षक सामूहिक कार्य कराता है या बच्चे खुद से पढ़ते हैं या अन्य कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए छात्रों के बैठने की क्या करते हैं, हम व्यवस्था करते हैं। और ये सामाजिक कौशल कैसे होता है, जैसे दूसरों के सहयोग से काम करने की भावना भी इसमें विकसित होगी, इसीलिए टीचर क्या करता है, बच्चों की सीट बदलता रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या शैक्षिक और निर्देशपरक उद्देश्यों को शिक्षा प्रदान करते हैं। निर्देशपरक मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे जो शैक्षिक और निर्देशपरक उद्देश्य हैं जो दिशा प्रदान करते हैं, पाठ्य चर्चा योजना, सह पाठ्य चर्चा या शैक्षिक उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पाठ्य चर्चा योजना और सह पाठ्य चर्चा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ईसीसीई में से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे अब उसमें एनटीटी का एग्जाम है, चाहे टीजीटी का एग्जाम है, टीजीटी में भी ईसीसीई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक ढांचा किसके द्वारा विकसित किया गया है। सबसे पहले तो आपको ईसीसीई के बारे में पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये जो शैक्षिक ढांचा है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा, आरसीआई के द्वारा, यूजीसी के द्वारा या एनसीटीई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बचपन की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक ढांचा एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया गया है। आपको पता है इसे 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, एक 0 से 3 है और एक 3 से 8 है। अब यहाँ पर अगर हम ईसीसी की उद्देश्य की बात करते हैं, किसका क्या उद्देश्य है, तो शारीरिक और कौशल विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, नैतिक सांस्कृतिक विकास, संचार, प्रारंभिक भाषा, साक्षरता, संख्यात्मकता क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करना। यानी कि एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। जैसे ईसीसी में आपको पता है बच्चे का शारीरिक विकास करना, स्किल्स डेवलप करना, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, इमोशनल डेवलप करना, कल्चरल तरीके से डेवलप करना। ठीक है, साथ साथ उसमें आपको पता है स्टेजेस में हम बच्चे को FLN वगैरह के बारे में भी सिखा देते हैं, काउंटिंग सीख जाता है बच्चा, यहाँ पर कुछ नंबर सीख जाता है, एड सब्ट्रैक्शन सीख जाता है। तो ये सब बच्चे में विकसित करना ईसीसी का उद्देश्य है। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि जो लर्निंग है, आपको पता है आपके सिलेबस में लर्निंग फैक्टर वाला चैप्टर भी दिया गया है, तो उसको पढ़ना भी जरूरी है। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि जो हम लर्निंग कर रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो कौन से फैक्टर से वो प्रभावित होता है, मनोवैज्ञानिक कारक से, सामाजिक सांस्कृतिक कारक से, विद्यालय संबंधी कारक से या अध्यापक संबंधित कारक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जब आप लर्निंग करते हैं तो आपका मानसिक संतुलन जो है वो अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आप टेंशन में है, आपको स्ट्रेस है, तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, आपके माइंड में कहीं ना कहीं दूसरी बातें चलती रहेंगी। वैसे ही आपका सामाजिक जो बैकग्राउंड है वो भी सही होना चाहिए,
ये नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं और आपको गली में ही 4 लोग ताना मार देते हैं, या आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं कहीं, तो फिर ये क्या होते हैं, सामाजिक फैक्टर होते हैं। विद्यालय संबंधित, यानी कि आप विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर अच्छे क्लासरूम नहीं है, बोर्ड आपको अच्छे से नहीं दिखाई देता, आपका स्कूल जंगली एरिया में है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये विद्यालय संबंधित कारक है। अध्यापक से संबंधित कारक की बात करेंगे तो अध्यापक का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, आपको पता है। ये नहीं है कि अध्यापक घर से एक तरीके से परेशान आता है, फिर बच्चों को पीट देता है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा कक्षा में अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो जाती है, मनोवैज्ञानिक कारक इसमें से कौन से हैं, स्वास्थ्य, आयु, जेंडर, परिपक्वता का स्तर, या फिर अभिप्रेरणात्मक संवेगात्मक अवस्था, या विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या रहता है, जैसे बुद्धि है, व्यक्तित्व है, दृष्टिकोण है, सोच, चिंतन, योग्यता, अभिप्रेरणा, संवेग, आत्म अवधारणा, इन सब में आती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक और संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, या विरोधी होते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगी होते हैं। शिक्षक और संस्था प्रधान दोनों ही विद्यार्थी के विकास के लिए काम करते हैं। शिक्षक और संस्था प्रधान वित्तीय अनुदान प्रदान करने और उसका उपयोग करने के लिए विद्यालय का वार्षिक बजट तैयार करते हैं। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, तो समस्या समाधान विधि में समस्या डैश के अनुसार होनी चाहिए। बच्चों के निर्देश के अकॉर्डिंग हम समस्या होगी इसमें, या बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के बेस पर होगी, या बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होगी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता, थकान निम्न में से किस विकास को प्रभावित करती है। यानी कि आप शारीरिक रूप से क्या हैं, अस्वस्थ हैं, इसके साथ साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ है, थकान महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है, सामाजिक फैक्टर, शारीरिक फैक्टर, संवेगात्मक, या मनोविज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है संवेगात्मक। जैसे चिंता है, तनाव है, थकान है, ये सभी किसके पहलू होते हैं, भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, और थकान का भावनाओं पर सीधा असर होता है, और उससे आपकी शारीरिक जो हेल्थ है वो भी बिगड़ जाती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास 10 क्वेश्चन सीरीज वाली। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, और आपके लिए यूजफुल रही होगी ये क्वेश्चन सीरीज। तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारे नेक्स्ट इसी तरीके से किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको फरवरी का करंट अफेयर भी कराऊंगी, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन सीरीज तो हमारी कंटिन्यू रहने ही वाली है, ठीक है ना। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, और आने वाले टाइम में आपको चैनल पर और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।